Good morning, students. Today I am going to teach you about phasor. So, what is phasor? Phasor is a rotating vector which represents a sinusoidally varying physical quantity like alternating current and alternating voltage. They are represented by a phasor. So, let us take a phasor OP. मान लेते हैं कि it is your 3 centimeter long arrow. So say 3 centimeter long, if I take scale, say 100 volt is represented by 1 centimeter. Then 3 centimeter long arrow will represent 300 volt EMF. If it is 4 centimeter, then it will represent 400 volt. So we can say जितनी ज़्यादा इस एरो की लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा वोल्टेज का वैल्यू होगा. So we can say length of this arrow will represent magnitude of alternating voltage. 2 centimeter long arrow means 200. 3 centimeter long arrow means 300 volt. 4 centimeter long arrow will represent 400 volt alternating EMF. सो ये जो हमारा इसको हम ये वेक्टर है, जैसे वेक्टर में लंबाई एरो की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है. हेयर द लेंथ ऑफ दिस एरो विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट. तो ये फेजर बोलेंगे हम इसको वेक्टर के बजाय. दिस इज EMF फेजर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज फेजर. तो alternating voltage and alternating current are treated like a vector which rotate in anti-clockwise direction with constant angular velocity. They are not vector because alternating voltage and alternating current are not vector. They are treated like a vector. Because if we treat them like a vector, then several calculations are simplified to great extent. So phasor is a rotating vector जो कि sinusoidally varying physical quantity को represent करने के काम आता है. Now let us suppose कि ये हमारा phasor, this is a circle, its radius is suppose 3 centimeter. तो ये 3 centimeter यहाँ से लेके यहाँ तक it will represent 300 volt alternating EMF या E0 volt. तो what you will do, जो इस वेक्टर का हेड है, इसके हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बाई डैश के ऊपर. तो इफ़ आई आस्क यू कि भाई ये है हेड वेक्टर का या फेजर का, दिस इज हेड, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस P पॉइंट ऑन बाई डैश, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर O पे आएगा. सो इफ़ आफ्टर से 1 सेकेंड ये ऐसे रोटेट करेगा ये फेजर, एज आई टोल्ड यू, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड. तो ये 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया. आई हैव शोन इट हेयर इन फिगर नंबर 2. नाउ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम अगेन हेड ऑफ दिस फेजर जो P है ऑन बाई डैश, तो N1 इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो ये जो पहले था फुट ऑफ परपेंडिकुलर O पे था, अब ये थोड़ा सा यहाँ चला गया ऊपर, ये ऊपर की तरफ. सो ये यहाँ पहुँच गया. तो सपोज ON1 is 1 centimeter. So ON 1 centimeter will represent value of alternating EMF. अगर इस फेजर को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड लगा, तो अब ये जो ON1 है ये 1 सेंटीमीटर है,
तो इट इज़ 1 सेंटीमीटर, सो ये रिप्रेजेंट करेगा 100 वोल्ट, और वी विल से कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू जो है 100 वोल्ट होगी। थोड़ी और देर बाद ये फेज़र जो है यहाँ से घूम के से 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया, यहाँ से एक्स से घूम के इधर ऐसे इसका हेड यहाँ पहुँच गया। सो अगेन यू ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, इट इज़ इट इज़ N2, P N2 इज परपेंडिकुलर, और इसकी दूरी O से N2 की से 2 सेंटीमीटर। तो कहता है अब जो इस इंस्टेंट पे या 2 सेकंड पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू 200 होगी। सो वी कॉल दिस ON1 या ON2 प्रोजेक्शन ऑफ E नॉट। इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ E नॉट। ये ON1 देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आफ्टर से 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड लगा है यहाँ से यहाँ तक। 2 सेकेंड बाद ये फेज़र यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये जो प्रोजेक्शन है ON2 हो गया। पहले ON1 कम था, अब ON2 ज़्यादा हो गया। सो इट इज़ ए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीन्स 200 वोल्ट। तो वी कैन से अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू 2 सेकेंड बाद 200। आफ्टर 3 सेकेंड ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया, दिस इज़ योर पी। इफ़ आई अगेन आस्क यू कि इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो बाई डैश के ऊपर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहीं आएगा। तो इसकी दूरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की O से अब 3 सेंटीमीटर होगी। तो इट मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू 3 सेकेंड बाद 300 वोल्ट, ये मैंने 3 लिखा है। पहले 0 थी, फिर 1 सेकेंड बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेकेंड के बाद ये प्रोजेक्शन 2 मीन्स 200 वोल्ट, 3 सेकेंड बाद ये यहाँ पहुँच गया, तो प्रोजेक्शन 3 सेंटीमीटर 300 वोल्ट। फिर मान लिया आफ्टर 1 मोर सेकेंड ये यहाँ से चल के यहाँ से ऐसे 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 चल के 3 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया, 4 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया। अगेन ड्रॉप परपेंडिकुलर, P जो हेड है फेज़र का उससे परपेंडिकुलर बाई डैश के ऊपर फिर से ड्रॉप करो। आई विल ऑलवेज ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन बाई डैश, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है से ON3, ये ON3 इज प्रोजेक्शन, N3 इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ON3 इज प्रोजेक्शन। तो से ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 200 वोल्ट होगी वैल्यू ईएमएफ की। फिर आफ्टर से 1 मोर सेकेंड ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ गया, और फिर ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, दिस इज N4, तो प्रोजेक्शन ये और कम हो गया, तो इसकी वैल्यू फिर कम हो गई। तो सो ऑन आफ्टर 6 सेकेंड ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया। ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट ऑन बाई डैश, ये यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन 0, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 6 सेकेंड बाद 0। देन आफ्टर 7 सेकेंड ये यहाँ से यहाँ तक इसको 1 सेकेंड और लगा, 6 सेकेंड बाद यहाँ था, 6 से 1 सेकेंड और लगा, यहाँ पहुँच गया। अगेन ड्रॉप परपेंडिकुलर से दिस इज N5, तो ये बढ़ गया प्रोजेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक से -1 हो गया, तो इसकी वैल्यू -100। फिर आफ्टर 1 मोर सेकेंड ये यहाँ से घूम के और यहाँ आ गया, ये यहाँ दिखाया हमने। अगेन ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट ऑन बाई डैश, इट इज़ N6, ये प्रोजेक्शन की वैल्यू ON6 और ज़्यादा, इट इज़ -2 सेंटीमीटर, सो इट इज़ -200 वोल्ट। देन आफ्टर 9 सेकेंड से ये फेज़र घूम के यहाँ पहुँच गया 270 डिग्री से, और यहाँ से फिर P पॉइंट से बाई डैश के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए कहें तो यहीं पे आएगा उसका फुट। तो इंस्टेंटेनियस EMF इज़ नाउ -300। फिर जब ये यहाँ से इधर जाएगा तो ये आया यहाँ पर 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड में ये यहाँ पहुँच गया फेज़र। अगेन ड्रॉप परपेंडिकुलर, इट इज से N7, ON7 छोटा हो गया 3 सेंटीमीटर से, इसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर। तो नाउ इसकी डिस्टेंस जो है O से इट इज़ -2, तो -200 वोल्ट। एंड फाइनली यहाँ से और थोड़ा आगे चला गया है,
11 सेकेंड बाद। तो ये हो गया प्रोजेक्शन और कम होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू से -100, और जब यहाँ पहुँच जाएगा, एक चक्कर पूरा कर लिया इसने फेजर ने, 360 डिग्री से घूम गया, और फिर आप फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पी से, तो यहीं पे ही आएगा वो, यहाँ पे 0। सो इफ़ यू लुक केयरफुली, पहले प्रोजेक्शन मीन्स ओरिजिन से या सेंटर ऑफ सर्कल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, हेयर इट वाज 0, हेयर ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, पहले यहाँ था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब ऊपर जा रहा है, यहाँ पहुँच गया, फिर देखो थोड़ा और ऊपर पहुँच गया, फिर ये बिल्कुल ऊपर पहुँच गया। सो वी कैन से ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ओ से बाई की तरफ जा रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, बढ़ रहा है। सो ये दिखाया। फिर उसके बाद जब पार्टिकल बाई से एक्स डैश की तरफ आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जब फेज़र यहाँ से इधर आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ से बाई आएगा, बाई डैश। When phasor will rotate from by dash to x dash, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है बाई डैश से ओ की तरफ जाएगा। सो इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो इट इज अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा। दिस is called sinusoidal variation. So we can say alternating voltage can be represented by a vector which is rotating with constant velocity in anti-clockwise direction. The projection of phasor at any instant on the diameter of this circle will represent instantaneous value of alternating EMF. Similarly, you can take, इसकी जगह जो है you can take alternating current, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और उसका जो प्रोजेक्शन है वो भी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। दिस एंगल, जितने एंगल से ये फेजर देख, पहले यहाँ था 0 टाइम पे, यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया। इफ़ इट टेक्स टाइम t, हियर इट वाज t0, और ये आफ्टर टाइम t यहाँ पहुँच गया फेजर। You know omega is theta by t. From here theta is omega t. So this angle is omega t. This angle is called phase of phasor. It is called phase angle of voltage, the alternating voltage phasor. Now I can see very clearly from here कि ये फेज़र पहले यहाँ था इधर, और ये घूम के इधर चला गया, and in time t it described angle omega t. From this triangle, ये जो फेज़र है यहाँ पे प्रोजेक्शन हमने ले रखा है ऑन x एक्सिस, तो ये प्रोजेक्शन होगा, और यहाँ ले रखा था मैंने प्रोजेक्शन बाई एक्सिस के ऊपर। अगर आप यहाँ प्रोजेक्शन x एक्सिस के ऊपर लेना चाहें तो t0 पे यहाँ पे है फेज़र, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो x डैश के ऊपर, तो यहीं आएगा, और जो ओ एन जो है इट विल बी 3 सेंटीमीटर, तो 300 वोल्ट रिप्रेजेंट करेगा। फिर एक सेकेंड बाद ये फेज़र यहाँ पहुँच गया, तो ये से इट इज़ एम नाउ सपोज, तो ये फेज़र इधर आ गया, ये सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर आ गया। थोड़ी और देर बाद जब ये यहाँ पहुँच गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पास आ गया, ओके, सो इट इज़ M2। सो और फिर ये इधर पहुँच गया जब ये घूम के 90 डिग्री से, तो अगेन ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन एक्स डैश, तो यहाँ पे आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फिर जब ये इधर आ जाएगा फिर ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन एक्स डैश, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर और चला गया दूर, नेगेटिव हो गया। सो इफ़ यू लुक केयरफुली here, तो E not, but I would like to take
projection on by dash. This angle is omega t, this will also be omega t. In this triangle ONP, this is base, because angle is always taken between base and hypotenuse. It is perpendicular. So in this triangle, this is your E, suppose ना 200 वोल्ट ना 300 वोल्ट, दिस इज E वोल्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये ON will represent. तो फ्रॉम हेयर E, or you can say ON upon OP, it is sin theta, perpendicular upon hypotenuse. So it is E and OP is E naught. So E upon E naught is sin omega t, and E is equal to sin omega t. This is omega. Now if you want to take projection on horizontal, x dash, then in this triangle E, base, this is base, this is hypotenuse, तो E upon E naught is cos omega t, and E is E naught cos omega t. सो वी कैन से, अगर आप प्रोजेक्शन बाई डैश के ऊपर लेते हैं वर्टिकल डायमीटर के, तो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन मीन्स ON जो लेंथ है, ON लेंथ जितनी होगी उतनी ही EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी. तो ये दिस इज ON लेंथ विच इज़ इक्वल टू से E. अगर हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन, देन दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. नाउ देन कम्स फेज डिफरेंस. चलिए मान लेते हैं हम कि दो फ्रेंड ये पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गए, और देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक इन द पार्क. दिस इज़ योर एंट्री, यहाँ से एंटर किया हो तो, या से यू कैन से पापा और मम्मी, तो दोनों यहाँ से उन्होंने एंटर किया, और एक पापा सपोज यहाँ पहुँच गए घूमते घूमते यहाँ पे, और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है, से अपने लेसेस बांध रही है, लेसेस खुल गए. तो डैड ने आपके कितना 1/4 राउंड लगा दिया, वो 90 डिग्री से रोटेट कर गए. एंड मॉम जो है अभी उनका जो फेज़ है वो 0 है. योर डैड हैज़ टर्न बाय एंगल 90 डिग्री. सो क्या कहेंगे कि पापा का फेज़ जो है इट इज़ 90, पापा का फेज़ 90 डिग्री, और मम्मी का फेस, मॉम का फेस 0. सो देयर इज ए फेस डिफरेंस. पापा या डैड इज लीडिंग मॉम बाय 90 डिग्री, और यू कैन से मॉम इज लैगिंग बिहाइंड डैड बाय 90 डिग्री. फेस एंगल 90 डिग्री यू कैन से. तो सिमिलरली यू कैन से कि दीज आर टू फेजर, E नॉट एंड दिस इज I नॉट, जो पहले इस OX लाइन के ऊपर थे. T टाइम में जो EMF वाला फेज़र है वो यहाँ से OX के ऊपर था, यहाँ पहुँच गया, एंड इन द सेम टाइम करंट वाला फेज़र यहाँ पहुँच गया. तो हु इज़ लीडिंग? इट इज़ करंट विच इज़ लीडिंग. वी कैन से इट इज़ लाइक योर डैड एंड इट इज़ लाइक योर मॉम पीछे. तो देखिए इसका एंगल जो I नॉट फेज़र है इसका है ओमेगा टी प्लस 5, और ये जो EMF फेज़र है उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया? ओमेगा टी. सो हियर I नॉट फेज़र लीड्स E नॉट बाय व्हाट एंगल? बाय 5 एंगल ज़्यादा डिस्क्राइब किया है करंट फेज़र ने. सो इफ़ यू लुक एट दिस राइट एंगल ट्राइंगल OQN, इसमें ON इज बेस एंड OQ इज योर hypotenuse, QN is perpendicular.
और इसमें जो एंगल है बेस और हाइपोटेन्यूज में यह है ओमेगा टी प्लस फाइव. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, it will be equal to base upon hypotenuse, it is cos omega t plus phi. So ON is your projection, let it be I, OQ is I naught, so it will be I upon I naught cos omega t. I naught को इधर लेगी, तो this is the phase of E, this is phase of current. If you want to write for EMF की ट्राइंगल है OPM, इसमें OM is base, let it be E and this is E naught और एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में ओमेगा टी. सो दिस विल बी cos omega t. सो दीज आर रिप्रेजेंटेशन. सो कुल मिला के हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को फेजर मानेंगे, विच आर वेक्टर मानेंगे. वी विल ट्रीट देम लाइक ए वेक्टर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और उनका प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑन एनी ऑफ द डायमीटर, चाहे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के ऊपर, विल गिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट, विच एवर इज द केस. बाय प्रोजेक्शन वी मीन जो हमारा फेजर है उसके हेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर. जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे यहाँ पे n है, इस n की दूरी O से जितनी भी होगी दैट विल रिप्रेजेंट instantaneous value at that time. Now after this we have alternating current containing AC circuit containing resistor only. So it is a resistor, this is source of alternating current. Alternating current का source जैसा हमने आपको बताया था कि alternating current एक ऐसा करंट होता है या alternating voltage एक ऐसी वोल्टेज होती है जो t/2 टाइम के लिए पॉजिटिव रहती है और अगले t/2 टाइम के लिए नेगेटिव. सो लेट अस टेक दिस. इसकी वैल्यू पहले 0 थी, 0 से बढ़ती गई और यहाँ पे लेट अस सपोज 220 वोल्ट हो गई. 220 वोल्ट और ये टाइम t/4. फिर इसके बाद ये घटती गई और फिर ये और घटी और ये 0 हो गई. सो ये टाइम t/2. सो 0 से t/2 टाइम तक ये 0 से 220 वोल्ट हुई पहले, ये फिर 220 से 0 वोल्ट एंड टाइम t2. उसके बाद ये इधर बढ़ेगी नेगेटिव और ये फिर -220. तो अब ये 0 से -220, फिर ये 220 माइनस, उसके बाद और ये घटी लेस नेगेटिव एंड इट इज़ 0. or this time is capital T. So we can say voltage is changing with time. For t/2 time यहाँ से लेके यहाँ तक it was positive but variable. After t/2 to t time it was negative and maximum value अब जो है -220 वोल्ट. सो इट इज़ वेरिएबल, इट इज़ नेवर कॉन्स्टेंट. ये पहले बढ़ती गई t/4 टाइम तक पॉजिटिव और फिर t/4 से t/2 टाइम तक घटी लेकिन रही पॉजिटिव. t/2 से यहाँ तक 3t/4 तक ये बढ़ी नेगेटिव साइड पे एंड अगेन इट अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू -220 वोल्ट. एंड फ्रॉम 3t/4 टू t ये फिर से -220 से घट के 0 हो गई. तो ऐसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगी. सो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर से इसकी वोल्टेज 200 है देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट विल बी 200 वोल्ट. जब ये मान लिया 80 वोल्ट है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 80. सो बिकॉज जितनी भी सोर्स की वोल्टेज होगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर होगा. सो लेट अस सपोज द वोल्टेज विच इज applied across this resistor is represented by this. E is instantaneous value of EMF. तो
लेट अस सपोज एट एनी इंस्टेंट इसकी वैल्यू न 10 वोल्ट न 20 न 220 वोल्ट न 100 वोल्ट, इट वाज ई वोल्ट, सो इट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो उस टाइम जो इससे करंट जा रहा था, जब इसकी वैल्यू थी ई वोल्ट, उस वक्त इससे जो करंट जा रहा था दैट वाज आई, तो वो क्या कहला, इंस्टेंटेनियस करंट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो ये है ई वोल्टेज सोर्स की, और उस टाइम जो करंट फ्लो कर रहा था ये इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इट इज इंस्टेंटेनियस करंट। और E we know it is equal to E naught sin omega t, to put value of E here, so E naught upon R, it is according to Ohm's law peak value of current। if this is instantaneous value तो ये instantaneous current, ये बढ़ेगी E की वैल्यू तो I भी बढ़ेगा, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम या पीक होगी तो करंट भी पीक, so it is peak value of current। if you look at equation number 1, it is called phase of EMF, जो एंगल जितने से वेक्टर घूमता है दैट इज कॉल्ड फेज। जैसे ये पहले फेजर यहाँ था, ये घूम के इधर आ गया, सो इसका ये फेज ओमेगा टी, ओमेगा इज थीटा बाई टी एंड थीटा इज ओमेगा टी। तो जो करंट की एक्सप्रेशन है इसका फेज भी ओमेगा टी है। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 I find that there is no phase difference between EMF, alternating EMF and alternating current in resistor। तो पहले ये दोनों फेजर जो है वो यहाँ थे, ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाला फेजर और ये था EMF वाला फेजर लंबे वाला, दिस इज E नॉट फेजर एंड दिस इज I नॉट फेजर। ये दोनों यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम, तो t टाइम लगा इनको और यहाँ से यहाँ पहुँच गए। यू कैन से दिस इज P, OP इज योर E नॉट फेजर, ये तो बन गया आपका OP डैश पे चला गया, दिस इज योर OQ, दिस इज करंट फेजर, और ये पहले OQ पे था, ये OQ डैश पे पहुँच गया। सो दोनों ही I naught and E naught, they have turned by phase angle omega t, so there is no phase difference in resistor between alternating EMF and alternating current। Now AC containing inductor, this is inductor, this is source of alternating voltage। As I told you this source, इसकी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये पहले 0 से बढ़ती बढ़ती 220, फिर 220 से 0 वोल्ट, 0 वोल्ट से फिर -220, फिर -220 से 0 वोल्ट, सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। सो potential difference across this inductor will also change if voltage of source is changing। So according to Ohm's law, if voltage is changing then current flowing through this inductor will also change। I am denoting voltage by E instead of V। so जब voltage change करेगा potential difference change करेगा E तो current भी change करेगा। that changing current flowing through inductor will produce changing magnetic flux। तो वी कैन से ये सोलिनॉइड जो है या इंडक्टर जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज कर रही है, करंट जो इससे फ्लो करेगा और चेंज करेगा, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा करंट वो चेंज करेगी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो चेंज। So this coil will find itself in changing magnetic flux which is produced by itself, इसने खुद ही पैदा किया। So according to Faraday law इसमें EMF induce हो जाएगी and that induced EMF you know it is given by minus d phi by dt and phi you know it is L I, so I बाहर ले लूँगा मैं, so induced EMF आ जाएगी। So this is induced EMF, induced EMF in inductor। Now this induced EMF, as you know, it will oppose cause of its production।
कॉज ऑफ प्रोडक्शन इज करंट में चेंज, तो ये करंट के चेंज होने का विरोध करेगी, रोकेगी उसको। घट रहा है तो घटने से रोकेगी, बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगी, एंड दैट मीन्स इट इज़ अ रेजिस्टेंस। करंट बढ़ना चाहता है, बढ़ने नहीं दे रही है इंड्यूस ईएमएफ, घटना चाहता है तो घटने नहीं देगी, तो इट इज़ अ रुकावट, रेजिस्टेंस, अपोजिशन फॉर दिस करंट। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो I repeat, induced EMF will oppose growth or decay of current flowing in the inductor. If induced EMF is opposing growth or decay, then it means it is a resistance. So that resistance which is due to induced EMF is called inductive reactance. And ohmic resistance, that is because of the collisions of electrons with atoms when current is flowing through a wire. Now if you want to lift your bag, then gravitational force will oppose its motion. So similarly, induced EMF will oppose increase or decrease of current. तो इफ वेट ऑफ योर बैग इज, या अर्थ की फोर्स 10 न्यूटन या 100 न्यूटन है, यू नीड टू अप्लाई -100 न्यूटन फोर्स टू लिफ्ट इट। सो वी कैन से ये जो आपकी अप्लाइड फोर्स है, इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, ओनली देन you can lift this body. So this source can send current in this inductor only if जो induced EMF है that is equal and opposite to the instantaneous EMF. अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 है, इस सोर्स की वोल्टेज 100, तो जो induced EMF है that must be -100, because induced EMF is acting like this weight, it is opposing growth of current. So only current can flow inductor only when this instantaneous EMF is equal and opposite to induced EMF. So induced EMF की वैल्यू पुट कीजिए एप्सिलॉन, ये इसके बराबर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ induced EMF ब्रैकेट के अंदर, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। देन यू कैन रीराइट इट, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, L डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो ये हो गया। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और लेफ्ट साइड को राइट में लिख दीजिए, राइट को लेफ्ट में। सो डी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इस साइड का इंटीग्रेशन। ई की वैल्यू पुट कीजिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, एक नंबर इक्वेशन से। ई इसके बराबर है तो ई की जगह ये लिखा है इसने। सो ई को इसके बराबर लिख दिया, एल नीचे था। ई नॉट एंड एल दे आर कॉन्स्टेंट, टेक आउट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन यू नो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा यू, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा है उससे डिवाइड हो जाएगा। देन ये इट कैन बी रीरिटन लाइक दिस। नाउ दिस इज करंट। नाउ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डिमांड्स दैट ये भी करंट होना चाहिए। इधर करंट है तो करंट ही करंट के इक्वल हो सकता है, तो इट शुड ऑल्सो बी करंट, इसके तो कोई डायमेंशन होते ही। सो ये करंट तब होगा जब ये जो डिनोमिनेटर ओमेगा एल है ये रेजिस्टेंस हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। सो दिस इज रेजिस्टेंस, इट इज नोटेड बाय XL एंड इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसलिए बिकॉज इसका जो कारण है, कॉज है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ओहमिक रेजिस्टेंस होती है उसका कारण था कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स। सो ओमेगा एल इज इक्वल टू XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। वी कैन से इट इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ये रेजिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये करंट हो गया। इफ़ दिस इज पीक वैल्यू तो ये करंट की पीक वैल्यू होगी। सो ये आ गया हमारे पास। वन थिंग मोर,
XL is omega L. Omega we know it is 2 pi nu. It can be rewritten 2 pi L into nu. So this is equation of straight line y is equal to mx like. So ये इसकी slope है 2 pi L and this the graph. This is very important graph. तो ये XL y के along XL और frequency x के along. Now if you compare this equation एक number with this is your instantaneous EMF. यहाँ पे it is your instantaneous current. Here it is peak value of EMF. यहाँ पे ये peak value of current है. फिर यहाँ sin है but यहाँ पे cos है. तो these equation cannot be compared. I will change this. I will write it in terms of sin omega t. So it can be rewritten, if you recall trigonometry, it can be written sin omega t minus pi by 2. If you simplify, ये नीचे वाली इक्वेशन से यही आएगा. So कैसे? Let me show it. I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. I can write it I naught sin minus bracket pi by 2 minus omega t. So ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने. Then you know sin minus theta is माइनस साइन थीटा. सो ये आ गया. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो ये है हमारा सारा थीटा. दिस इज थीटा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. थीटा की जगह ये आई एम सॉरी ये ऐसे होगा. देन 90 के कारण ये चेंज हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. साइन का कॉस बन जाएगा एंड दिस एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होता है. तो ये सो वी कैन से इस इक्वेशन को इसके बराबर लिखा जा सकता है और इसको इसके बराबर. नाउ इफ यू कंपेयर these two equations, equation number 1 and this is say equation number 2, I naught sin E naught sin omega t. This is your equation number 1. This is instantaneous value of EMF. This is instantaneous value of current. Peak value of EMF, peak value of current. इधर साइन है, इधर भी साइन है. इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. करंट का फेज 90 डिग्री कम है. सो आई कैन से कि या तो चलिए ऐसे बना सकते हैं हम. कौन आगे? इट इज़ EMF. दिस इज EMF फेजर, दिस इज करंट फेजर और ये ऐसे. तो एज आई टोल्ड यू एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो करंट पीछे है 90 डिग्री से. सो करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय फेज एंगल 90 डिग्री. या you can represent this is called phasor diagram like this. ये both these vectors they were initially lying on OX. ये फेजर तो यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया. EMF वाला फेजर सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुँचा. तो इट डिस्क्राइब्ड एंगल ओमेगा टी. लेकिन ये जो आई नॉट है इसने ये भी यहीं से चला था. इसका फेज एंगल ओमेगा टी प्लस 90. सो current leads EMF by phase angle. I'm sorry उल्टा बन गया. This is your E naught. I'm sorry, this is E naught, this is I naught. So current पीछे है. EMF का फेज एंगल ओमेगा टी प्लस 90, करंट का फेज सिर्फ ओमेगा टी. और यू कैन से यहाँ से कि EMF लीड्स करंट का फेज ओमेगा टी से पाई बाई 2 कम है. EMF का ओमेगा टी और करंट का पाई बाई 2 कम ओमेगा टी से. नाउ नेक्स्ट इज AC थ्रू कैपेसिटर. दिस इज अ कैपेसिटर. अगेन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल चेंज विद टाइम. सो दिस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. हमें करंट निकालना है हर बार.
आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन और हमेशा करंट निकालूंगा. यू नो Q इज CV. अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चेंज करेगी तो करंट चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर विल आल्सो चेंज. सिंस दिस वोल्टेज इज चेंजिंग विद टाइम, so charge stored by capacitor will also change. Let us suppose that at any instant EMF of this source is E. Then charge on capacitor at that instant will be C into E. So this is the charge. So put value of Q, it is CE. Take C outside, constant hai. This is put value of E. E is equal to E naught sin omega t. Take E naught outside. डिफ्रेंशिएशन इसका सी ई नॉट, ब्रैकेट में इसका डिफ्रेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी. सो आई कैन री राइट इट ई नॉट डिवाइड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी देखा जाए तो फिर ऊपर ही आ जाएगा. सो दिस इज़ करंट. सो अगेन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ये कहती है कि ये करंट होना चाहिए दिस रेशो. सो इट इज़ पॉसिबल इफ दिस डिनोमिनेटर इज सम शॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस. So it is XC, 1 upon omega C is XC, it is capacitive reactance. So it is according to Ohm's law, this is maximum current. Again, we cannot compare equation 1 and this equation because equation 1 is in sine, it is in cos. So again I will change this equation into sine. So I can rewrite it, cos omega t को इसके बराबर लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 के कारण साइन का cos बन जाएगा. Now if you compare equation 1 and 2, this is instantaneous value of current. Here it is instantaneous value of EMF. It is peak value of EMF. Here peak value of current. इसका फेज ओमेगा टी और इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, उल्टा बिल्कुल, इसका फेज ज़्यादा है. सो फ्रॉम कंपेरिजन of equation 1 and 2, I find that current leads EMF by phase angle pi by 2. So current का phase omega t plus 90, ये सारा current का phase. This both started from OX. OX के ऊपर लाई कर रहे थे, तो current phasor घूम के यहाँ पहुँच गया. EMF phasor सिर्फ इतना. तो current ने जो angle describe किया that is omega t plus 90, whereas EMF described angle omega t. तो EMF का phase omega t. Now then you plot graph of this equation. X is equal to 1 upon omega c, omega is equal to 2 pi nu. From here X is inversely proportional to frequency. For DC, you know frequency of DC is 0, तो put here frequency 0, X is infinite. So I can say कि capacitor blocks DC. कैपेसिटर से डीसी नहीं जा सकता, ब्लॉक्स डीसी, इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इट इज़ वेरी क्लियर, ओमेगा न्यू बढ़ेगा, एक्सी घटेगा. सो ये ग्राफ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे लेक्चर इज़ very important from examination point of view. So that's all in today's lecture. Thank you for watching.